हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा फॉर एजुकेशन। दिस इज़ शब्बो मैम। कल जो आपके साथ मैंने क्रैश कोर्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसका ये आज सेकेंड वीडियो है। तो आप देखिए, कल मैंने जो भी बताया हुआ था आपको, कुछ भी बस बहुत ही आसान सा आपसे आसानी से बताया था कि इसमें सिलेबस क्या है, जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आए हैं उनका ट्रेंड एनालिसिस बताया था कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आते हैं। आप डरे ना, आप बहुत ही आराम से बेसिक्स अपने थोड़े से ध्यान रखें, और अगर आपने करंट अफेयर पढ़ रखा है तो आप आसानी से यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें आप टैकल कर सकते हैं। मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, तो आज उसी के आगे मैंने कल बताया भी था। जैसे अगर आप बात करें सिलेबस की, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी, फिर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने ये भी बताया था आपको कल के आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दो पार्ट हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी। पहले यूपीएससी साइंस पे बेसिक क्वेश्चंस पूछती थी, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती थी, लेकिन 2013 के बाद से यूपीएससी का ये ट्रेंड चेंज हो गया है। यूपीएससी अब एप्लीकेशन वाले पार्ट को ज़्यादा पूछती है। मेन आपसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी आपकी करंट अफेयर्स में रही हो, 1-1.5 साल में, 2 साल के अंदर जो भी नई नई इन्वेंशंस हुई हो, खोज हुई है, रिसर्च हुई है, यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा देखती है। ठीक है, आगे की बात करें, मैंने ये बताया था कि मैं स्पेस टेक्नोलॉजी पहला टॉपिक चूज़ करती हूँ। स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको 4 टर्म बेसिक याद रखने हैं। पहला, आपको स्पेस पता होना चाहिए, सैटेलाइट्स क्या हैं वो पता होने चाहिए, ऑर्बिट्स क्या हैं क्या ये पता होना चाहिए, और लॉन्चिंग व्हीकल्स क्या हैं। और ये चारों टर्म एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाओगे, आपको क्या मिलेगा? स्पेस मिलेगा। स्पेस में एक पर्टिकुलर प्लेस हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस के आधार पे, पाथ के आधार पे, जिनको हम ऑर्बिट बोलते हैं। इन ऑर्बिट्स में जो ऑब्जेक्ट जाता है उसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। इस सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाने में जो व्हीकल्स, जो साधन की ज़रूरत होती है, उसे हम लॉन्चिंग व्हीकल्स कहते हैं। तो ये चारों ही टर्म्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। मैंने कल आपको बताया था ऑर्बिट्स क्या है। ऑर्बिट्स कुछ भी नहीं है, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के चारों तरफ जो भी अगर अदर सेलेस्टियल बॉडी है या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट है, अगर वो लगातार एक रेगुलर और रिपीटिंग पाथ में मूव कर रहा है तो उस पाथ को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन कि ऑर्बिट्स को हम दो पार्ट्स में या दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं। एक उनकी हाइट के आधार पे और दूसरा उनके पाथ के आधार पे। हाइट के आधार पर मैंने बताया था कि हम उनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाइयर अर्थ ऑर्बिट। पाथ के बेस पर मैंने बताया था आपको पोलर ऑर्बिट्स होते हैं और इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स होते हैं। इसके अलावा भी कई और ऑर्बिट्स होते हैं जिनके बारे में मैं 1 बाय 1 आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। जैसे जियो सिंक्रोनस, आज आपको इनके बारे में देखना है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स क्या होते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होते हैं, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स क्या होते हैं, और जियो ट्रांसफर ऑर्बिट्स क्या होते हैं। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि डिस्टेंस के आधार पे जो हम 3 तरीके से ऑर्बिट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, लियो, मियो और हियो। इनकी दूरी हम आसानी से, हमें थोड़ा भी आइडिया होगा तो हम पता कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। सपोज दैट ये आपका अर्थ है, अगर हम मान लें 150-160 किलोमीटर आपका ये एक एटमॉस्फेयर हो गया। उसके बाद अगर आप मूव करेंगे, आगे जाएंगे, तो आपका स्टार्ट हो जाता है स्पेस, जिनको हम दूरी के आधार पर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ से इस डिस्टेंस को देखें तो इसको हम बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट, लियो। इसकी डिस्टेंस रफली कितनी मेज़र की जाती है? मोस्टली कुछ बुक्स में थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर है, लेकिन आप एक डाटा को रिलेवेंट मान के आप उसको लेकर आगे चल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लोअर अर्थ ऑर्बिट का जो एल्टीट्यूड माना है वो माना है 160 to 2000 किलोमीटर, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ओके, फिर इसका ऑर्बिटल जो पीरियड है, ऑर्बिटल पीरियड का सिंपल मतलब है कि अगर कोई भी सैटेलाइट है, अगर अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है, तो वो अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए, अपना एक पूरा रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए कितना टाइम लेता है। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट्स होंगे वो 90 to 120 मिनट्स लेंगे अपना एक पूरा रिवॉल्यूशन पूरा करने में। अर्थ के नज़दीक
वीक है, इसीलिए इस जगह पे लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट्स होंगे उन्हें लेस अमाउंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कम फ्यूल चाहिए होगा सैटेलाइट को मूव करने के लिए कंपैरेटिवली टू मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हायर अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट रखे जाएंगे। नेक्स्ट मैंने बात की थी एडवांटेज के बारे में कि जो सैटेलाइट्स हैं अगर वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में होते हैं तो उनके एडवांटेजेस क्या हैं, आपने देखा था ग्लोबल कवरेज होती है, टाइम कम लेते हैं आसानी से इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाने के लिए। डिसएडवांटेजेस भी आपने देखे हुए थे कि दूरी कम है तो पूरे ग्लोबल को कवर करने के लिए नंबर ऑफ़ जो सैटेलाइट्स हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, एटमॉस्फेयर के पास में होते हैं इसलिए डिस्टर्बेंसेस भी ज़्यादा अकर्स होते हैं। नेक्स्ट आपने इनके एप्लीकेशंस के बारे में भी बात की थी कि जो आपके लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होंगे उनका मेन काम क्या है या उनका एप्लीकेशन क्या है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो वो सैटेलाइट एज अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की तरह काम करते हैं। रिमोट सेंसिंग आपको मैंने बताया था क्या होता है, रिमोट सेंसिंग। नाम को तोड़ तोड़ के पढ़िए, आपको टर्म अगर पता होंगे तो आसान हो जाता है क्वेश्चन बनाना। रिमोट का मतलब दूर, सेंसिंग का मतलब समझना। ऐसे सैटेलाइट जो किसी चीज़ को दूर से समझते हैं, बिना किसी चीज़ को छुए हुए समझते हैं, उस प्रकार के सैटेलाइट्स को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था लोअर अर्थ ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है। ये 5 कंट्री के द्वारा बनाया गया एक लेबोरेटरी है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। और अभी चाइना प्लान कर रहा है कि चाइना का खुद का एक लोअर अर्थ ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है चाइना, जिसका नाम है तियागोंग 2। अब जो भी ऑर्बिट या जो भी सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में होते हैं उनका जो रोटेशन का जो तरीका है या जो रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, पोल टू पोल होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आज स्टार्ट करते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट से। आप एक दूसरे से कंपैरिजन करते चलिएगा तो आसान हो जाएगा माइंड में रखना, बिना ज़्यादा एफर्ट के आपको चीज़ें माइंड में याद रहेंगी। जैसे लोअर अर्थ ऑर्बिट के 2-3 पॉइंट याद हैं तो उसी का कंपैरिजन आप मिडिल अर्थ ऑर्बिट से करिए, फिर उन्हीं का कंपैरिजन आप हायर अर्थ ऑर्बिट से करिए। देखते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट के बारे में। अभी आपने देखा लोअर अर्थ ऑर्बिट जिसकी डिस्टेंस कितनी है, हम कह सकते हैं 160 से 2000 किलोमीटर। लेकिन आपका जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट है उसकी रफली जो हम डिस्टेंस मानते हैं वो कहते हैं कि भाई 2000 से ज़्यादा है, लेकिन आगे कहाँ तक, 35,786 किलोमीटर तक, या हम इसको कह सकते हैं अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर के बराबर होगी इसकी डिस्टेंस। ठीक है, ये आपके सामने है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसका ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड आपने देखा है कि अगर कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ है तो उसको मूव करने के लिए एक अपना पूरा चक्कर लगाने के लिए रिवॉल्यूशन या रोटेशन पीरियड कितना है उसका। अब जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स हैं वो आपके अर्थ से पास में होते हैं, उनके लिए दूरी तय करना कम होता है, जबकि जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट हैं उनको सेम स्पीड पे ज़्यादा दूरी तय करनी होती है। तो कंपैरेटिवली आप समझ सकते हैं जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होंगे उनको अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए कितना टाइम चाहिए, 6 आवर, 6 घंटे। और जबकि लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स थे उनको अपना एक पूरा रिवॉल्यूशन करने के लिए कितना समय चाहिए था, कितना टाइम चाहिए था, 90 to 120 मिनट्स। ठीक है, इस तरीके से आप कंपैरिजन करके बता सकते हैं। अगर हम थोड़ा उनकी एनर्जी में कंपैरिजन करें, ऊर्जा देखें, फ्यूल की ज़रूरत देखें, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट पास में होते हैं, उनको मूव करने के लिए कम दूरी तय करनी होती है तो इसीलिए उनको कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। जबकि मिडिल अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप करनी होती है उतनी ही स्पीड के साथ, तो उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट्स होते हैं उनको एनर्जी लियो के कंपैरेटिवली ज़्यादा चाहिए। अगर मियो में जो भी सैटेलाइट्स हैं उनकी अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स होते हैं वो रियल ग्लोबल कवरेज को पूरा करते हैं, अच्छे तरीके से पूरे ग्लोब को कवर करते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। इन एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस कम होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अपने पाथ से या इनके जो सिग्नल्स आते हैं वो कम डेविएट्स होते हैं। नेक्स्ट, अगर थोड़ी डिस्टेंस पर है, दूरी पे है, तो लेस नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की ज़रूरत होती है, कम सैटेलाइट्स ही पूरे ग्लोबल कवरेज को कवर अप कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें
इसके एप्लीकेशन पार्ट को कि अगर आपके मियो के एप्लीकेशन से आप पहले हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस की। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो इसमें जो इफ़ेक्टिव जो इसका वर्क है वो कम इफ़ेक्टिव हो जाता है, क्योंकि सैटेलाइट है वो अर्थ से दूर है, ठीक है। तो इसको टाइम जाने में और आने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है कंपैरेटिवली टू लोअर अर्थ ऑर्बिट, इसीलिए जो इसका इफ़ेक्टिव जो वर्क है वो कम हो जाता है, इसकी रिलेवेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। सेकेंड, अगर हम डिसएडवांटेजेस की देखें तो यहाँ पे थोड़े से डिस्टर्बेंसेस भी देखे जाते हैं ड्यू टू यहाँ पे कई सैटेलाइट्स यहाँ पे रखे हैं, कई प्रकार के स्पेस डेब्रिस भी हैं, जिससे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस भी देखा जाता है। अगर इनके एप्लीकेशन के बारे में बात करें कि यहाँ पे जो सैटेलाइट्स होते हैं उनका इस्तेमाल क्या होता है या इस ऑर्बिट में किस टाइप के सैटेलाइट्स रखे जाते हैं, तो यहाँ पे जो सैटेलाइट्स होते हैं उनका मेन वर्क कैसा होता है, एज अ नेविगेशन सैटेलाइट्स। नेविगेशन सैटेलाइट्स क्या होते हैं, नेविगेट करना, आपको नाम से ही या टर्म से ही चीज़ें पकड़नी है, मतलब पथ प्रदर्शन करना। अब पथ प्रदर्शन इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है जीपीएस। जीपीएस से आप क्या करते हैं, लोकेशन आप जहाँ पे हैं करंट लोकेशन डालते हैं और आप कहाँ पे आपको जाना है आप वो लोकेशन डालते हैं, तो जीपीएस आपको क्या करता है, आपकी लोकेशन तक पहुंचा देता है और ये भी बताता है कि आपको इस रूट से जाना है, इस रूट से जाना है या किस रूट से जाना है, जिससे कि आपको कम ज़्यादा जाम वगैरह ना मिले, आप आसानी से आप इजीली अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच जाएं। तो ये कौन कर रहा है, इस प्रकार के सैटेलाइट्स को हम नेविगेशन सैटेलाइट करते हैं, जो आपको नेविगेट कराते हैं, जो आपको रास्ता दिखाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे मिडिल अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होते हैं उनका काम कम्युनिकेशन की तरह भी होता है, ऐसा कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी मिडिल अर्थ ऑर्बिट में रखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टेलीविज़न के लिए, रेडियो के लिए, मोबाइल इंटरनेट के लिए यहाँ पे सैटेलाइट्स रखे जाते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे जो सैटेलाइट रखे जाते हैं उनका अगर रोटेशन का नेचर देखें तो यहाँ पे जो सैटेलाइट होते हैं वो इंक्लाइंड नेचर में होते हैं। जैसे आपने लोअर अर्थ ऑर्बिट में देखा था, जो सैटेलाइट्स हैं उनका नेचर कैसा था, वो हमेशा आपके पोल टू पोल मूव करते थे, एक पोल से दूसरे पोल की तरफ। लेकिन जो आपके मिडिल अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, इंक्लाइंड नेचर होता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हायर अर्थ ऑर्बिट, हियो। हियो के बारे में अगर हम बात करें, देखते ही आपको पता चल रहा है हियो के बारे में। अगर आप थोड़ा सा इसके फिगर पे आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल रहा है, लोअर अर्थ ऑर्बिट एकदम ग्रीन वाला, मिडिल अर्थ जो पर्पल हाई मिडिल अर्थ ऑर्बिट लाइट ग्रीन, और हायर अर्थ ऑर्बिट आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लोअर अर्थ ऑर्बिट थी, उसकी डिस्टेंस या आपने एल्टीट्यूड कितना बताया था, 162 2000 किलोमीटर। मियो में कितना बताया था, 2000 से 36,000 मान लेते हैं रफली, और जो आपका हियो होगा वो क्या होगा, मोर देन 36,000 किलोमीटर से ज़्यादा अगर होगा तो वो हायर अर्थ ऑर्बिट कहलाता है, ठीक है। इसके आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, चंद्रमा पे 2 गए थे आपके मिशंस, मोम मिशन, आदित्य L1। आदित्य क्या है, आदित्य आपका सन का सिनोनिम्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंसीडर ऐसे कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर मान लो, लियो, मियो और हियो। उसके बाद आपके ये अर्थ का एटमॉस्फेयर या अर्थ का जो स्पेस ख़त्म हो जाता है, हम कहते हैं दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो मोर देन 36,000 किलोमीटर है। तो ये जो डिस्टेंस कवर अप की जाएगी, या यहाँ पे मून मिशन भेजा जा रहा है या चंद्रमा पे मिशन भेजा जा रहा है या किसी और सेलेस्टियल बॉडी पे अगर कोई भी सैटेलाइट भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब वो हायर अर्थ ऑर्बिट की कैटेगरी में आएगा, जिसके एग्जाम्पल्स आप आपके सामने दिख रहे हैं। ओके, अभी आपने सिंपल देखा है डिस्टेंस के आधार पे 3 ऑर्बिट्स होते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हायर अर्थ ऑर्बिट। अब इसके बाद आपको इन तीनों के बीच में कंपैरिजन बहुत ही आसान है, बस हल्का सा ध्यान रखना है, क्या है, आसानी से याद हो जाएंगे। इससे रिलेटेड, डिस्टेंस से रिलेटेड एक बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में, ठीक है। मैं बाद में क्वेश्चंस आपको दे दूंगी,
आप अगर ये आपकी यूपीएससी की सीरीज़ है, लेकिन अगर आप चाहें तो पीसीएस के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं स्टेट पीसीएस, आप उनको भी लगा सकते हैं अपने रूम में। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी यूपीएससी के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो सारे कवर आप कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कुछ अदर टाइप्स के ऑर्बिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला अगर हम देखें जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, सेकेंड उसी तरीके से देखेंगे आप जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस और जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट। तो वन बाई वन हम इनको एक एक करके देखते हैं कि आखिर ये ऑर्बिट्स हैं क्या, ये सैटेलाइट्स या ये जगह कौन सी है। फॉर एग्जांपल आप सिंपल समझो, जियो का मतलब क्या है यहाँ पे अर्थ, सिन का मतलब टुगेदर, क्रो का मतलब टाइम और अस का मतलब बोथ। अब इस टर्म को पूरा जोड़ के आप देखिए, अर्थ के साथ कोई दूसरा सैटेलाइट साथ साथ मूव करे और वो साथ किसके साथ होना चाहिए, टाइम के साथ। कि अगर कोई भी सैटेलाइट अर्थ के टाइम के साथ मूव करे तो जिस जगह पर वो सैटेलाइट होगा उस जगह को या उस ऑर्बिट को क्या बोलेंगे, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा रफ के या आपको फिगर के देखकर बताएं या फिगर से बताएं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी अर्थ है, ठीक है। अब अगर देखें आप, कोई भी सैटेलाइट है जो मूव करना चाहता है वो इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। अब कंडीशन केवल आपकी ये है कि जो अर्थ है वो अपना फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अर्थ का जो रोटेशन पीरियड होगा वो रफली कितना होता है, 24 घंटे, या हम पूरा देखें तो हम कहते हैं कि 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकेंड, ठीक है, इतना होता है। तो अगर कोई भी सैटेलाइट इस प्रकार के ऑर्बिट में रखा है जो अपना एक पूरा चक्कर 24 घंटे में पूरा करता है और अर्थ भी अपना पूरा एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, तो उस ऑर्बिट को जहाँ पे ये सैटेलाइट रखा है उस ऑर्बिट को क्या बोलेंगे, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो सिन का मतलब होता है जो अर्थ के साथ साथ चले, और कौन सा साथ चाहिए, टाइम साथ चाहिए। कि अर्थ अगर अपना पूरा एक रोटेशन 24 घंटे में पूरा कर रही है तो वो सैटेलाइट भी जिस जगह रखा है वो इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए कि वो सैटेलाइट अपना एक चक्कर 24 घंटे में ही पूरा करे, ठीक है। अब होगा क्या, जो हमारा सैटेलाइट है, अगर अर्थ ये है, अब सैटेलाइट 24 घंटे में मूव कर रहा है अर्थ के साथ, अर्थ सपोज दैट इस डायरेक्शन में जा रही है और जो हमारा सैटेलाइट है उसकी वो फ्री है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सैटेलाइट इस वाले ऑर्बिट में भी मूव कर सकता है, इस वाले ऑर्बिट में भी मूव कर सकता है, इस तरीके से भी मूव कर सकता है और इस तरीके से भी मूव कर सकता है। तो आप देखेंगे कि वो 360 डिग्री 360 डिग्री में कहीं पे भी मूव कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसमें आप ख़ास बात ये देखेंगे कि यहाँ पे जो भी सैटेलाइट होगा वो अर्थ को एक 24 घंटे में केवल एक ही बार दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका ऑर्बिट है और यहाँ पे सैटेलाइट रखा हुआ है, ठीक है। सैटेलाइट यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अर्थ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में हम यहाँ पे 12 o'clock दोपहर के बजे हुए हैं आज, ठीक है। हमने सैटेलाइट यहाँ से देखा, ठीक है। सैटेलाइट क्या होगा, यहाँ मूव करना शुरू होगा और अर्थ हमारी यहाँ पे मूव करनी होगी। हम पहले यहाँ पे थे, हम यहाँ पहुँच गए, सपोज दैट 1 बज गया, सैटेलाइट यहाँ पे, हम थोड़ा सा अगर हम 360 पे देखेंगे तो हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सैटेलाइट हमें नहीं दिखेगा। हम फिर से इधर ऑपोजिट साइड में मूव करने लगेंगे, सैटेलाइट यहाँ आने लगेगा, हमें सैटेलाइट नहीं दिखेगा। अगली बार हम अगले दिन नेक्स्ट डे जब हम यहाँ पे 12 o'clock 12 बजे दोपहर को जब इस पोजीशन पे आएंगे तभी ये सैटेलाइट अपना एक पूरा रिवॉल्यूशन करके फिर इधर ही पोजीशन पे, इसी सेम पोजीशन पे आएगा। तो हम ये देखते हैं कि वो सैटेलाइट जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखे होते हैं वो एक जगह पर एक टाइम में एक ही बार दिखाई देते हैं। आप उनको 24 घंटे में केवल एक बार देख पाते हैं, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन जो पीरियड है या रोटेशन की जो डायरेक्शन है, और अगर
जो सैटेलाइट है उसके रिवॉल्यूशन की डायरेक्शन अगर सेम नहीं है तो वो क्या होगा, वो 24 घंटे में केवल एक बार दिखेंगे। लेकिन आपके पास एक दूसरा केस और आएगा, जैसे ये आपका अर्थ है, अगर सैटेलाइट यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, तब तो वो 24 घंटे में एक ही बार दिख रहा है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन, अर्थ की डायरेक्शन या इस ऑर्बिटल, इस सैटेलाइट्स की या इस ऑर्बिट की डायरेक्शन यहाँ पे है और अर्थ की डायरेक्शन यहाँ पे है। लेकिन अगर सैटेलाइट, सपोज दैट ये हमारा अर्थ है और अगर अर्थ का रोटेशन डायरेक्शन ये है और अगर सैटेलाइट की रोटेशन की डायरेक्शन भी एक ही हो गई, तो फिर क्या होगा। सपोज दैट हम यहाँ थे, सैटेलाइट यहाँ था, हम यहाँ मूव किए जितना टाइम, क्योंकि हमारा अर्थ का रोटेशन पीरियड और सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन पीरियड कैसा है, सेम है, हम भी यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर क्या होगा, अर्थ पीछे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, सैटेलाइट भी उसके साथ साथ पीछे चला जाएगा। नेक्स्ट डे अर्थ फिर से मूव करके इसी डायरेक्शन में आएगी, सैटेलाइट फिर से इसी डायरेक्शन में आएगा। तो आप देखेंगे क्या कि अगर कोई भी सैटेलाइट अर्थ के इक्वेटर के पैरेलल मूव कर रहा है, अगर वो, अब मैं आपको साफ साफ बना के दिखाऊं कि अगर सपोज दैट दिस इज अर्थ, और अगर सैटेलाइट की भी डायरेक्शन ये है और अर्थ के मूव करने की भी डायरेक्शन ये है, तो क्या होगा, अर्थ और सैटेलाइट हमेशा एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगे। आप 24 आवर्स सैटेलाइट को अर्थ की एक निश्चित पॉइंट से देख सकते हैं। कब, जब सैटेलाइट, हम कह सकते हैं इक्वेटर के पैरेलल इस तरीके से हो तब। लेकिन अगर सैटेलाइट इस ऑर्बिट में है तो आप सैटेलाइट को 24 घंटे में केवल एक बार देख पाएंगे। अगर सैटेलाइट इस ऑर्बिट में है तब भी आप सैटेलाइट को 24 घंटे में एक बार देख पाएंगे, या अगर आप सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में रखते हैं तब भी आप सैटेलाइट को 24 आवर्स में एक ही बार देख पाएंगे। तो आई होप आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि दो एक ही अर्थ के चारों तरफ मूव करने पर अगर सैटेलाइट अलग अलग पोजीशन पे होंगे तो वो अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे या अलग अलग तरीके से दिखाई देंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें बता दी हैं, अब मैं उनको दोनों को अलग करना चाहती हूँ, ठीक है। जैसे आप फिगर यहाँ पे देखिए, फिगर आप यहाँ पे देखिए, आपको साफ पता चलेगा कि मैं बोल क्या रही हूँ। देखिए ये आपकी अर्थ है, अगर कोई भी सैटेलाइट इस ऑर्बिट में रखा है तो क्या होगा, आपको 24 आवर्स में 24 घंटे में केवल अर्थ के एक पर्टिकुलर जगह से एक ही बार दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई भी सैटेलाइट इस वाले ऑर्बिट में रखा होगा तो, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन पीरियड है और जो आपके सैटेलाइट का जो रिवॉल्यूशन पीरियड है, या दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, सेम है। तो होगा क्या कि आपको जो सैटेलाइट अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो वो आपको 24 आवर्स लगातार दिखाई देगा। लेकिन अगर वो जियो सिंक्रोनस में है तो आपको केवल 24 घंटे में एक बार दिखाई देगा। आई होप आपको ये चीज़ पूरे अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। मैंने जो जितना मतलब मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट्स हैं उनमें अंतर पता चले, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पे लिखा भी है कि जब अर्थ का जो रोटेशन पीरियड है और रिवॉल्यूशन पीरियड है अगर सेम है, उस कंडीशन में हम उस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू भी बताई गई है कि जो अर्थ है वो अपना रोटेशन 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकेंड में पूरा करती है। उसी तरीके से आप कह सकते हैं अगर कोई भी सैटेलाइट इस प्रकार के ऑर्बिट में रखा है जिसका रिवॉल्यूशन पीरियड 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.1 सेकेंड है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बशर्ते अगर वो 24 आवर्स में एक बार दिखाई देता है अर्थ के एक निश्चित पोजीशन से, तो उन ऑर्बिट्स को आप जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स कहते हैं,
ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते। स्टेशनरी का मतलब वो फिक्स नहीं होते, वो हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज करते जाते हैं, जबकि अर्थ हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। ओके, अब हम अगर थोड़ा नेक्स्ट फॉर्म देखें तो नेक्स्ट आता है आपका जियो स्टेशनरी। नाम से ही पता चल रहा है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी अर्थ है, अर्थ का रोटेशन जो डायरेक्शन है वो फिक्स है कि अर्थ इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगी। लेकिन और अगर ऐसा कोई सैटेलाइट है जिसका रिवॉल्यूशन का जो ऑर्बिट है वो भी अगर फिक्स हो जाए तो वो क्या करेंगे, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे और हमेशा एक दूसरे को साथ साथ दिखाई देंगे, साथ साथ दिखेंगे। 24 आवर्स आप इसको देख सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह से। तो आप सिंपल कह सकते हैं यहाँ पे कि जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो जियो सिंक्रोनस का ही एक स्पेशल फॉर्म है। हम देख रहे थे अर्थ इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करें, अगर 24 आवर्स में मूव कर रहे हैं तो वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है। लेकिन ये जो स्पेशल आ गया है केस, यही क्या कहला रहा है, जियो स्टेशनरी, क्योंकि ये ऑर्बिट कैसा हो गया, फिक्स हो गया। यहाँ पे भी आपको वही बताया जा रहा है कि जो आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट रखे जाते हैं वो क्या होते हैं, इक्वेटर के अबव होते हैं, इक्वेटर के जस्ट ऊपर होते हैं। और वो किस हाइट पे रखे जाते हैं, 36,000 किलोमीटर, मतलब हायर अर्थ ऑर्बिट में ऐसे सैटेलाइट्स रखे जाते हैं। इनका जो रिवॉल्यूशन का पीरियड होता है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड, और यही आपका अर्थ के रोटेशन का पीरियड होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर आपसे कोई ये सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कि सपोज दैट आपको मिनिमम कितने सैटेलाइट चाहिए अगर आप अर्थ को पूरे तरीके से कवर अप करना चाहते हैं सैटेलाइट की सहायता से। तो देखिए, सपोज दैट आपने एक सैटेलाइट लिया, एक सैटेलाइट लेंगे तो अब क्या होगा, ये रेडिएशंस यहाँ तक आएंगी, लेकिन ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से ना रेडिएशन यहाँ तक पहुँच पाएंगी और ना यहाँ से वापस आएंगी। तो इससे क्या होगा कि इस सैटेलाइट से आपको इस जगह के सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि आप 360 डिग्रीज अगर आप पूरे अर्थ को कवर अप करना चाहते हैं तो एक सैटेलाइट से काम नहीं बनेगा। ओके, तो आप देखिए कि दो लेकर देखते हैं। अगर आपने एक सैटेलाइट यहाँ लिया और दूसरा सैटेलाइट यहाँ लिया, होगा क्या, ये रेडिएशन यहाँ आएंगी, ये रेडिएशंस ये इस तरीके से कह सकते हैं, एक मिनट, छोटा बनाएंगे तो थोड़ा सही सा लगेगा। अर्थ बना दिया आपने, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप दूसरा सैटेलाइट ले रहे हैं तो कुछ आप कह सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे ये जो पोर्शन है यहाँ, ये पोर्शन बच जाएगा जहाँ पे ना तो सैटेलाइट की रेडिएशन यहाँ पर पहुँच पाएगी और ना ही यहाँ का डाटा दोबारा से वो सैटेलाइट तक पहुँचा सकती है। इससे होगा क्या कि इस एरिया या इस पोर्शन पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके बारे में आप पता नहीं कर सकते। इसका मतलब है आप दो सैटेलाइट से भी पूरे एरिया को या पूरे ग्लोब को या इंटायर अर्थ को कवर नहीं कर सकते। फिर आप देखते हैं, थोड़ा आपने अर्थ बना लिया और आप देखें कि भाई सपोज दैट आपने 3 सैटेलाइट ले लिए, तो क्या आप पूरे अर्थ को कवर अप कर पा रहे हैं। देखिए, ये लिया, सेकंड ये लिया और थर्ड ये लिया। तो इससे होगा क्या कि आपका जो 360 डिग्री जो पूरा अर्थ है, अर्थ का जो पूरा इंटायर एरिया है वो क्या हो रहा है, पूरा कवर अप हो रहा है। ठीक है, तो इस बार एक बार ये क्वेश्चन ऑप्शंस बना के पूछा गया है एग्ज़ाम में, इसलिए आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि अगर पूरे इंटायर अर्थ को हम कवर अप करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितने चाहिए, 3। ओके, और जो इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होते हैं वो हायर अर्थ ऑर्बिट में 36,000 किलोमीटर के अप्रोक्स होते हैं। उनकी जो स्पीड होती है वो 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अगर इनका एप्लीकेशन देखें, इनका इस्तेमाल देखें कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जो भी सैटेलाइट्स होते हैं उनका यूज़ क्या है, तो वो
कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? टेलीकम्युनिकेशन में। मैंने बताया था टेलीकम्युनिकेशन आप सिंपल समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट के बारे में डीटीएच वगैरह आप चलाते हैं, दूरदर्शन, यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होते हैं वो वेदर के, मौसम का जो पैटर्न कैसा है उसको जानने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस ऑर्बिट्स का। इन्वायरमेंट की कंडीशंस क्या हैं उसके बारे में आप देखा जाता है। सुनामी आ गई है, साइक्लोन्स आ रहे हैं, ठीक है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, वॉल्केनोज आ रहे हैं, इनके बारे में भी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जो सैटेलाइट्स हैं उनके द्वारा बताया जाता है। तो आई होप आपको ये दो टर्म अच्छे से समझ में आए होंगे, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी। आप फिर से एक बार रिपीट करके सुन लीजिए। सिंपल जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी में एक चीज़ कॉमन है कि ये जो सैटेलाइट या वो सैटेलाइट जो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखे जाते हैं वो हमेशा अपना एक पूरा रिवॉल्यूशन, अपना एक पूरा चक्कर अर्थ के रोटेशन के बराबर होता है। मतलब जैसे अर्थ अपना पूरा एक चक्कर, अपना एक पूरा रोटेशन 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है, उसी तरीके से जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रखे हुए सैटेलाइट्स अपना एक पूरा रिवॉल्यूशन 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जियो सिंक्रोनस जो ऑर्बिट्स होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, इसीलिए हमेशा जियो सिंक्रोनस में जो सैटेलाइट रखे जाते हैं वो अर्थ के एक पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर टाइम पर ही देखे जा सकते हैं, जबकि जियो स्टेशनरी जो है वो एक फिक्स पोजीशन है, इक्वेटर के पैरेलल है या इक्वेटर के ऊपर वाला जो ऑर्बिट है उसको हम कंसीडर करते हैं जियो स्टेशनरी, जो कि एक फिक्स पोजीशन मानी जाती है। यहाँ पे अगर कोई भी सैटेलाइट रखा जाता है तो वो 24 घंटे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से देखा जा सकता है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आपका नेक्स्ट जो ऑर्बिट्स आता है वो आता है सन सिंक्रोनस। नाम से ही पता चल रहा है, सन मतलब सूरज और सन सिंक्रोनस का मतलब है जो सन के साथ साथ चले, सन के टाइम के साथ साथ चले। कैसे? अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सन है, ओके। एक मिनट रुकिए। जैसे ये आपका अर्थ है और ये आपका सन है, ओके। अब होगा क्या कि अर्थ सन के चारों तरफ मूव कर रही होगी इस तरीके से, और आप देखेंगे अर्थ है, अर्थ अगर हम इस तरीके से उसका एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले लें तो आप यहाँ पे सन की रेज यहाँ पे पड़ रही हैं। सपोज दैट अगर अर्थ आपका यहाँ पे आएगा तो उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो इस तरीके से हो जाएगा, तो उसकी जो रेडिएशंस हैं वो इस पोर्शन पे पड़ रही हैं और यहाँ पे इस पोर्शन पे पड़ रही हैं। इस पोर्शन पे पड़ने का मतलब ये है कि अब जो सैटेलाइट रखा होगा वो इन दोनों के बीच में रखा होगा। इस पोर्शन पे जब लाइट पड़ेगी, सन की रेडिएशंस पड़ेंगी, तो ये सैटेलाइट इस पोर्शन की फ़ोटो ले लेगा, इस जगह की फ़ोटो ले लेगा। जब ये और ये सन के साथ साथ, या हम कह सकते हैं अर्थ के साथ साथ मूव कर रहा है, और जब ये अर्थ का पोर्शन ये वाला सन के सामने आएगा तो ये सैटेलाइट इस पोर्शन की फ़ोटो ले लेगा। मतलब हम सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि सन सिंक्रोनस में होता क्या है कि अर्थ के सामने एक सैटेलाइट होता है और ये सन होता है। जिस पोर्शन में, अर्थ के जिस पोर्शन में सन की रेडिएशन पड़ती जाएंगी, सैटेलाइट उस पोर्शन की फ़ोटो लेता जाएगा या उससे जो डेटा है वो कलेक्ट करता जाएगा। आप इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं। सपोज दैट इंडिया में मॉर्निंग हुई, एक मिनट जी, सपोज दैट जैसे इंडिया में मॉर्निंग हुई, ओके। होगा क्या, यहाँ पे 12 बजे ये जो सैटेलाइट होगा वो इंडिया की अच्छी पिक्चर ले लगे, क्योंकि इंडिया में सन की रेडिएशंस डायरेक्ट पड़ रही हैं। इंडिया में आफ्टरनून हो रही है, दोपहर हो रही है। होगा क्या, 5 घंटे के बाद जैसे ही अर्थ धीमे धीमे अपना रोटेशन करती जाएगी, हम देखेंगे आधा घंटे के बाद जो
यहाँ पे इंडिया में 12:30 बज जाएंगे। सपोज दैट जो सन की डायरेक्ट रेडिएशन कहाँ पे पड़ने लगी, पाकिस्तान में कितने बज गए, 12 बज गए। तो अब ये जो सैटेलाइट है वो क्या करेगा, पाकिस्तान की इमेज क्लिक करेगा, पाकिस्तान की इमेज लेगा। उसी तरीके से आगे मूव करेंगे, हम देखेंगे जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में हम चले गए कि 3 घंटे का डिफरेंस है, तो गल्फ़ कंट्रीज़ में हम देखेंगे कि इंडिया में 3 बजे होंगे और गल्फ़ कंट्रीज़ में 12 बजे होंगे। तो ये सैटेलाइट क्या कर रहा होगा, अब गल्फ़ कंट्रीज़ की इमेज ले रहा होगा, क्योंकि सन के हिसाब से डायरेक्ट रेडिएशन गल्फ़ कंट्रीज़ में पड़ रही होंगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही होगी, यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे। तो ये जो सैटेलाइट है वो यहाँ की तस्वीर ले रहा होगा। और 5 बजे आप देखेंगे, 5 बजे आप यूरोप की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही होगी, वहाँ पे 12 बज रहे होंगे। तो ये जो सैटेलाइट है वो यूरोप की तस्वीर ले रहा होगा, क्योंकि सन के द्वारा यूरोप में डायरेक्ट रेडिएशन भेजी जा रही है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सन सिंक्रोनस सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जिनका काम उस प्लेस या उस जगह की इमेज को लेना होता है जहाँ पे सन की रेडिएशन तेज़ हो, या सन सबसे ज़्यादा अपनी या डायरेक्ट रेडिएशन भेज रहा हो। जैसे ही सन की रेडिएशन शिफ्ट होती जाएंगी, सैटेलाइट शिफ्ट होकर इमेजेस को लेता जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। और जहाँ पे ये सैटेलाइट रखे जाते हैं उस जगह को ऑर्बिट या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलेंगे। आप कह सकते हैं जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं वो पोलर ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो इनकी जो डिस्टेंस कवर अप होती है, ये यूजुअली माने जाते हैं कि 600 से 800 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सन सिंक्रोनस सैटेलाइट रखे जाएंगे, और उसी जगह को हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स कहेंगे, ठीक है। अब अगर इनकी स्टडी की बात करें कि जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स हैं इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनका यूज़ क्या है। जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स हैं इनका मेन काम है अर्थ ऑब्जर्वेशन करना, बिकॉज अब अंधेरा है तो सैटेलाइट अच्छी पिक्चर नहीं ले सकता। अगर अर्थ में कोई एरिया अगर उसको डिटेक्ट करना है, किसी एरिया की अच्छी इमेज लेनी है, तो जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं वो देखेगा कि इस जगह पे बहुत अच्छी सन की रेडिएशन पड़ रही है, एकदम अच्छी सी इमेज आ रही है, तो वो जो सैटेलाइट है वो इमेज को क्लिक कर लेगा, मतलब अर्थ को आसानी से ऑब्जर्व कर लेगा। सोलर की स्टडी करनी है, सन की स्टडी करनी है, तो जैसे ही सैटेलाइट मतलब जो सैटेलाइट है वो सन के डायरेक्ट सामने चल रहा है, तो वो बेहतर स्टडी कर सकता है कि सन कितनी हीट निकाल रहा है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे है, या जो भी एनालिसिस करना चाहते हैं साइंटिस्ट वो सन से रिलेटेड ईजिली सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में कर सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग भी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में जो सैटेलाइट रखे जाते हैं उनकी हेल्प से की जा सकती है। नेक्स्ट आपके सामने आता है जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट। मैंने आपको पहले ही कहा, अगर किसी भी चीज़ को आप पढ़ना चाहते हैं तो उनके टर्म पे ध्यान दीजिए। अगर आप टर्म समझ में आ गया तो आप भूल नहीं सकते, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। जियो स्टेशनरी समझ में ही आ रहा है, ऐसा सैटेलाइट होगा जो फिक्स पोजीशन पे होगा, लेकिन काम क्या करेगा, ट्रांसफ़र का, ठीक है। अब इसको आसानी से बहुत ही सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये कोई ऑर्बिट है जहाँ पे आप अर्थ को भेजना चाहते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा फिर से आपको अच्छा सा एग्जाम्पल लेके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अर्थ। आपको ये जो हम कह सकते हैं हायर अर्थ ऑर्बिट है, हीओ है, यहाँ पे आपको सैटेलाइट भेजना है। प्रॉब्लम ये है कि आप जो सैटेलाइट यहाँ से भेजना चाहते हैं उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना फ्यूल नहीं है, या आपका सैटेलाइट इतना एडवांस नहीं है कि वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन आपको यहाँ पहुँचाना है। तब आप क्या करेंगे कि किसी इंटरमीडिएट सैटेलाइट या इंटरमीडिएट ऑर्बिट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैसे, आप फॉर एग्जांपल आपके सैटेलाइट की इतनी कैपेसिटी है कि वो इस ऑर्बिट से यहाँ तक पहुँच सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपने सैटेलाइट को लॉन्च करके यहाँ तक भेजेंगे, और फिर उसके बाद आप ढूंढेंगे कि क्या कोई एलिप्टिकल ऑर्बिट है जो वहाँ तक आपके जो सैटेलाइट है उसको पार करा दे। होगा क्या, आप जैसे ही अपने सैटेलाइट को
इस पोजीशन से यहाँ ले जाएंगे, होगा क्या, आपका सैटेलाइट उतनी ही एनर्जी से मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही इस पोजीशन पे आने वाला होगा आप थोड़ा से अपने सैटेलाइट को बूस्ट कर देंगे, थोड़ी एनर्जी देखेंगे, तो क्या होगा, वो इस पाथ को छोड़ देगा। जैसे ही इस पाथ को छोड़ेगा वो यहाँ मूव करने लगेगा, और जैसे ही यहाँ पे जाएगा फिर से थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ाएंगे, फिर से ये नेक्स्ट पाथ ले लेगा, फिर वो इसी पाथ में लगातार मूव करता रहेगा। तो आपने यहाँ पे किया क्या, आपको सैटेलाइट यहाँ से यहाँ भेजना था, लेकिन आपके सैटेलाइट की इतनी कैपेसिटी नहीं थी, या आपका सैटेलाइट इतना एडवांस नहीं था कि वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच पाए। तो आपने क्या किया, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट का इस्तेमाल किया जो आपके सैटेलाइट को पार्क करवा दे। इस ऑर्बिट को पार्किंग ऑर्बिटल भी कहा जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने मिशन मंगल मूवी देख रखी है तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि आपका अर्थ, आपका पीएसएलवी के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो, एक मिनट, आपके पीएसएलवी के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो लास्ट ऑर्बिट तक पहुंच पाए। तो क्या किया गया था, उसको दूसरे ऑर्बिट में पहुंचाया गया, फिर जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट में लगातार थोड़ी थोड़ी एनर्जी देती रही, जिससे कि वो फाइनल अपने पार्किंग से ऑर्बिट की सहायता से अपने लास्ट ऑर्बिट में उसको मूव करवा दिया गया, या उसको मंगल ग्रह तक पहुंचा दिया गया। तो ये जो इंटरमीडिएट बीच वाले जो ऑर्बिट्स हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑर्बिट, क्योंकि उन्होंने इस सैटेलाइट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक एज अ ट्रांसफ़र की तरह बिहेव किया है। ठीक है, इसी को हम कहेंगे, इस जगह को कहेंगे जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं आपके सामने क्या बताने वाली हूँ। आज आप कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल, आपने 4 ऑर्बिट्स पढ़े हैं, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट। अब अगर हम थोड़ा सा बात करें कि जो कोई भी सैटेलाइट अगर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो किन किन रीजंस की वजह से अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, मतलब अगर वो सैटेलाइट उस ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसको बैलेंस रहने के लिए वो किन चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है और किन चीज़ों से वो इंडिपेंडेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अर्थ के चारों तरफ एक कोई ऑर्बिट है जिसमें कोई एक सैटेलाइट मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब बैलेंस किस बात पे डिपेंड करेगा, या एनर्जी किस बात पे डिपेंड करेगी, डिस्टेंस। यहाँ पे है तो अर्थ का यहाँ इस सैटेलाइट पे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, दूर जाएंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, और दूर चले जाएंगे तो थोड़ा कम अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। इसका मतलब है डिस्टेंस पे तो ये डिपेंड करेगा ही करेगा। दूसरा आता है स्पीड, टेंजेंशियल स्पीड, कि भाई अर्थ के जितने नज़दीक होगा, जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतनी कम एनर्जी की ज़रूरत होगी, स्पीड भी जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी, जितनी दूर जाएंगे स्पीड ऑटोमेटिक डिक्रीज़ होती जाएगी। अर्थ की रेडियस हम भी डिस्टेंस मेज़र करते हैं, उससे भी हमें स्पीड या उसके बैलेंस की डिपेंडेंसी देखी जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स में बार बार बोल ही रही हूँ, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि अगर कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ या किसी भी ऑर्बिट में मूव करता है तो वो मेजरली 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो उसकी अर्थ से कितनी डिस्टेंस है, उसकी स्पीड कितनी है, टेंजेंशियल स्पीड कितनी है, अर्थ की रेडियस कितनी है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है उस बॉडी पर जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रही है। लेकिन आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि उसके बैलेंस के लिए जो सेलेस्टियल बॉडी अर्थ के चारों तरफ मूव कर रही है वो बैलेंस होगी नहीं होगी, गिर जाएगी, ये उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 100 टन का कोई सैटेलाइट भेज रहे हैं या 50 टन का सैटेलाइट एक ही कक्ष में या एक ही ऑर्बिट में भेज रहे हैं, तो ये उसके बैलेंस की, ये सैटेलाइट बैलेंस हो जाएगा या ये बैलेंस हो जाएगा या पहले वाला गिर जाएगा या दूसरा वाला गिर जाएगा, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, मास पे डिपेंड नहीं करता। सेकंड चीज़ ये है कि जो भी सैटेलाइट है उसका जो बैलेंस है वो उसके साइज़ पे भी डिपेंड नहीं करता कि सैटेलाइट छोटा भेज रहे हो या सैटेलाइट आप बड़ा भेज रहे हो। तो आपको 2 चीज़ें याद करनी है, अगर कोई भी सैटेलाइट किसी सेलेस्टियल बॉडी के ऑर्बिट में मूव करता है तो वो उसका जो बैलेंस है ना तो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड करता है और ना ही सैटेलाइट के साइज़ पे डिपेंड करता है। इससे रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है जिसको आप 1 बाय 1
टैकल करेंगे। अभी तक अगर आप देखेंगे तो आपने केवल 6 चीज़ें पढ़ी हैं आज पूरी क्लास में। जैसे आपने लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हायर अर्थ ऑर्बिट के बारे में देखा। सेकंड आपने देखा कि और भी टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं या और भी टाइप के ऑर्बिट्स होते हैं। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट। उसके बाद आपने बैलेंस देखा है ऑर्बिट्स का कि ऑर्बिट का जो बैलेंस है वो मास और साइज़ पे डिपेंड नहीं करता, अर्थ से सैटेलाइट की डिस्टेंस कितनी है इस पे डिपेंड करता है, उसकी टेंजेंशियल स्पीड कितनी है इस बात पे डिपेंड करता है, अर्थ की रेडियस कितनी है ये डिटरमाइन करता है उसके बैलेंस को, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है अर्थ का उस बॉडी पर या उस सैटेलाइट पर, इस बात पे उस बॉडी या उस सैटेलाइट के बैलेंस उस सैटेलाइट या उस बॉडी का बैलेंस डिफाइन होता है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं लास्ट में क्वेश्चंस। आप बनाइए, बना पाते हैं या नहीं ये आपको चेक करना है। ओके, यूपीएससी का क्वेश्चन है द बैलेंस ऑफ ए सैटेलाइट इन द आउटर ऑर्बिट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। वो पूछ रहा है कि अगर कोई भी सैटेलाइट है वो आउटर ऑर्बिट में रखा है तो उसका बैलेंस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखो पहला देखो, और रेडियस, अर्थ की रेडियस पढ़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन पहला है और ए ऑप्शन में बन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए काट दीजिए आप। दूसरा देखो, डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यस करता है, तो दूसरा ऑप्शन भी। दूसरा ऑप्शन बी में नहीं है तो इसको भी काट दीजिए। तीसरा ऑप्शन मास ऑफ द सैटेलाइट, मास पे डिपेंड करता है, ये तो गलत है, इसको आप काट दीजिए। ये भी है, तो ये कौन सा गया, ऑल ऑफ अबव भी चला गया। तो आंसर आपके सामने क्या आ जाएगा, ए 1, 2 एंड 4। 4 क्या है, टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ते जाइए और ऑप्शन देख के काटते जाइए, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप आसानी से अपने आंसर्स पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। बताओ जी क्या होगा इसका आंसर। 5 सेकेंड का टाइम लीजिए। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन पहले सही से पढ़ लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, और फिर देखो चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अंडरलाइन करो या गोला मारो कि भाई इनकरेक्ट पूछ रहा है। अब क्वेश्चन पढ़िए। पहला, द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर केप्ड कांस्टेंट इन ऑर्डर टू फिक्स देम एट पोजीशन इन स्पेस अबव द डिजायर लोकेशन ऑन अर्थ। क्या ऐसा है कि जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है फिक्स है, और वो जिस लोकेशन में चाहें उसमें हम फिक्स कर सकते, हम जिस लोकेशन में चाहें उस जगह पर उसको फिक्स कर सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, ये तो नहीं है, क्योंकि वो क्या होते हैं, अर्थ के इक्वेटर के अबव होते हैं, उनकी एक ही जगह पोजीशन फिक्स है। आप अपनी डिज़ायर से, अपनी इच्छा से उनकी लोकेशन फिक्स नहीं कर सकते। तो हुआ क्या, पहला तो इनकरेक्ट लग रहा है। चलो देखते हैं सेकंड, देयर इज ओनली वन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट प्रेजेंट अराउंड एनी प्लैनेट्स। ये बात कैसी है, आप अर्थ रखा है, क्या एक से ज़्यादा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो सकते हैं। एक इक्वेटर है, उसके सामने उसके पैरेलल कितना होगा, एक ही ऑर्बिट होगा। ये बात तो सही लग रही है, तो इसका मतलब इनकरेक्ट पूछा है, 2 सही है। जहाँ जहाँ 2 है वो ऑप्शन काट दो। ऑप्शन ए कटा, ऑप्शन सी कटा, ऑप्शन डी कटा। आंसर क्या आ गया आपका, बी। थर्ड ऑप्शन भी पढ़ सकते हो, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर इन मीडियम अर्थ ऑर्बिट। आपने देखा था जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट्स होते हैं वो क्या है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में और हायर अर्थ ऑर्बिट में, किसी में भी हो सकते हैं। ठीक है, पोजीशन एकदम फिक्स नहीं है, बस स्टेशनरी का मतलब है कि वो इक्वेटर के पैरेलल होने चाहिए, इक्वेटर के जस्ट अबव होने चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आंसर इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, 1 और 3। आंसर इज वी। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं। सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर द टेलीकम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन ए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ए सैटेलाइट इज सेड टू बी इन सच एन ऑर्बिट व्हेन। वो कह रहा है कि अगर कोई भी सैटेलाइट है जिसका इस्तेमाल टेलीकम्युनिकेशन के लिए किया जा रहा है, तो और वो किस में है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में भी है, तो उसकी कंडीशन क्या है, या उस सैटेलाइट को हम क्या कहेंगे, या कब उसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या कब कहेंगे कि वो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए बताइए ज़रा।
पहला, ऑर्बिट्स इज जियोसिंक्रोनस। व्हाट इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट? क्या पढ़ा था आपने? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज द स्पेशल केस ऑफ जियो सिंक्रोनस। मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी क्या है? एक जियो सिंक्रोनस ही ऑर्बिट है। ऑप्शन ए तो सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है? द ऑर्बिट इज सर्कुलर। ऑर्बिट तो सर्कुलर ही होगा, एलिप्टिकल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। चलो बी आंसर भी सही है। सी क्या कह रहा है? द ऑर्बिट लाई इन द प्लेन ऑफ द अर्थ इक्वेटर। स्टेशनरी क्या होता है? अर्थ और उसके प्लेन या इक्वेटर के प्लेन में ही होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो तीसरा भी ऑप्शन सही लग रहा है, या अर्थ के इक्वेटर के ही प्लेन में होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो थर्ड ऑप्शन भी सही लग रहा है। फोर्थ क्या है? द ऑर्बिट इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 22,236 किलोमीटर। ये आप उसने क्या कर दिया? वैल्यू फिक्स कर दी। और जबकि वैल्यू ऐसा नहीं है, जियो स्टेशनरी मिडिल अर्थ ऑर्बिट भी हो सकते हैं, हायर अर्थ ऑर्बिट भी होते हैं, और मोस्टली हम मानते हैं कि वो हायर अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, मतलब 36,000 किलोमीटर पर होते हैं। तो ऑप्शन 4 कैसा हो गया? गलत। ऑप्शन देख लीजिए, 1 2 3 इज राइट, फोर्थ इज करेक्ट, आंसर इज ए। आई होप कि आपको कोई भी अभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा अभी तक की स्लाइड्स में। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, अपना जो भी फीडबैक है बता सकते हैं। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।